चलो सुनना ना, आ रही होगी आवाज सभी को। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ना। हेडिंग लगाओ, डेविसन जर्मर प्रयोग। डेविसन जर्मर प्रयोग। चलो सुनो ना, समझना सारी बातों को। डेविसन जर्मर प्रयोग, ध्यान देना सारे के सारे। देखो, समझो एक एक बात को। सुनना सारे के सारे। तो सबसे पहले द्रव्य कणों की तरंगीय प्रकृति की व्याख्या करने के लिए डेविसन जर्मर प्रयोग किया जाता है। यानी द्रव्य कणों की तरंगीय प्रकृति यानी तरंग प्रकृति रखते हैं द्रव्य कण, इस बात की पुष्टि कौन करता है? डेविसन जर्मर प्रयोग करता है। ये किस तरीके से होता है? सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे अपन। एक्सपेरिमेंट देखने के बाद में अपन इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखेंगे और वहां से प्रूफ करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या होता है। शुरू के 5, 10, 15 मिनट तो अपन केवल समझाने में ही खत्म होंगे ना, तो ध्यान देना। तो सबसे पहले डेविसन जर्मर प्रयोग के अंदर क्या किया जाता है? द्रव्य कणों की तरंगीय प्रकृति की व्याख्या की जाती है इस प्रयोग के माध्यम से। चलो, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गन ली जाती है इस तरीके से। एक इलेक्ट्रॉन गन ली जाती है और ये जो इलेक्ट्रॉन गन है, इस इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन के पुंज बाहर निकलते हैं। इस इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन के पुंज बाहर निकलते हैं। इसके लिए इसके अंदर एक टंगस्टन का फिलामेंट लगा हुआ होता है और जब वो गर्म होता है तो तापायनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन पुंज बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन के पुंज बाहर की तरफ निकलते हैं। ध्यान देना। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन गन होती है और तापायनिक उत्सर्जन के माध्यम से क्या होता है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन पुंज बाहर की तरफ निकलते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन गन की सहायता से अपन इच्छित ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे भी विभवांतर के माध्यम से अपन इलेक्ट्रॉन को त्वरित करते हैं और इच्छा के अनुसार जिस एनर्जी के अपन को इलेक्ट्रॉन चाहिए वो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन अपन प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो बाहर निकलता है और बाहर निकल कर किस पर आपतित होता है? लक्ष्य पर आपतित होता है। लक्ष्य का मतलब क्या है? सुनो, टारगेट एक निकल क्रिस्टल होता है लक्ष्य के रूप में। ये रहा हमारा निकल क्रिस्टल जो यहाँ लक्ष्य की भांति व्यवहार करता है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि इस पर आपतित जो भी इलेक्ट्रॉन पुंज आएगा उसको ये क्या करता है? विभिन्न दिशाओं के अंदर विवर्तित कर देता है या प्रकीर्णित कर देता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पुंज इस पर आपतित होंगे तो ये क्या करेगा कि आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज को विभिन्न दिशाओं के अंदर प्रकीर्णित कर देगा, विवर्तित कर देगा। तो ये है आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज। ठीक है, ये है हमारा निकल क्रिस्टल। ये हमारा कौन सा क्रिस्टल है? निकल क्रिस्टल है। इस तरीके से दिखा दो, ये निकल क्रिस्टल है। ये यहाँ लक्स की भांति व्यवहार करता है, यानी अपने पृष्ठ पर आपतित सभी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्या कर देगा? ये विवर्तित कर देगा। तो ये है यहाँ पे निकल क्रिस्टल। अब क्या होने वाला है आगे सुनो। जैसे ही इस पर इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित होगा तो विभिन्न दिशाओं के अंदर प्रकीर्णित हो जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन पुंज प्रकीर्णित होगा कुछ इस तरीके से। यहां से इलेक्ट्रॉन पुंज क्या होगा? प्रकीर्णित होगा। और सुनो,
इसको आप विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज भी बोल सकते हो। अब यहां पे क्या होता है, एक डी आकार की स्केल बनी हुई होती है, एक डी आकार की स्केल होती है। एक डी आकार की स्केल होती है। ठीक है। और इस डी आकार की स्केल पर एक आयनन कक्ष होता है, और वो आयनन कक्ष इस डी आकार की स्केल पर चल सकता है, घूम सकता है। तो यहाँ पे अपन एक आयनन कक्ष भी बनाएंगे। यह आयनन कक्ष इस डी आकार की स्केल पर घूम सकता है। ठीक है। इससे कनेक्ट होता है यहां पर एक इलेक्ट्रोमीटर। इससे कनेक्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमीटर कनेक्ट होता है। अब बताएंगे इसका मतलब क्या है। ये है आयनन कक्ष। ठीक है। चलो, ये आयनन कक्ष इस डी आकार की स्केल पर घूम सकता है। कुछ पैमाने ऐसे दिखा दो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आयनन कक्ष क्या करता है, इस डी आकार की स्केल पर रोटेट कर सकता है। ठीक है। और इस आयनन कक्ष के अंदर उपस्थित होती है SO2 व CO2। तो जब भी इलेक्ट्रॉन पुंज यहां से विवर्तित होकर, ये एंगल होता है फाई, विवर्तन कोण या प्रकीर्णन कोण कहते हैं इसे। तो जब इलेक्ट्रॉन पुंज यहां से विवर्तित होकर इस आयनन कक्ष में जाता है, तो वहां उपस्थित गैस का क्या करता है, आयनन करता है। और फिर इस इलेक्ट्रोमीटर पर क्या देखा जाता है, विक्षेप देखा जाता है। तो ये इलेक्ट्रोमीटर विक्षेप सबसे ज्यादा कब देता है, जब इस आयनन कक्ष में आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो तीव्रता ज्यादा होगी या कम होगी, इसका पता किसके द्वारा चलता है, इलेक्ट्रोमीटर में आने वाले विक्षेप के द्वारा पता चलता है। अगर तीव्रता ज्यादा है तो वो तभी ज्यादा होगी जब इलेक्ट्रोमीटर ज्यादा विक्षेप देगा। अगर इलेक्ट्रोमीटर ज्यादा विक्षेप दे रहा है तो इसमें आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है। इसी कारण ये क्या देगा, ज्यादा विक्षेप देगा। ओके। तो ये इसके अंदर इसके तीन भाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन गन, निकल क्रिस्टल और आयनन कक्ष। ठीक है। अब प्रयोग किया गया और डिफरेंट डिफरेंट वी के मान के लिए और फाई के मान के लिए यह देखा गया कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमीटर विक्षेप कब देता है। तो यह पता चलता है प्रयोग करने के बाद में कि जब वी का मान आप 54 वोल्ट रखो और फाई का मान आप 50 डिग्री रखो, तो उस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रोमीटर सबसे ज्यादा क्या देता है, विक्षेप देता है। कौन से मान के लिए, वी का मान 54 वोल्ट और फाई का मान जब 50 होता है, 50 डिग्री, तब इलेक्ट्रोमीटर सबसे ज्यादा विक्षेप देता है, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि V बराबर 54 वोल्ट और फाई बराबर 45 डिग्री पर इस इलेक्ट्रोमीटर के सॉरी इस आयनन कक्ष में आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है। अब इसको अपन ध्रुवीय आरेख से कैसे समझते हैं, देखो ये हमारे पास में आपतन की दिशा और ये है इधर वोल्टेज, है ना। तो ये वोल्टेज मान लो इधर है 44 वोल्ट है। कितना है, 44 वोल्ट है। मैं दो ही ध्रुवीय आरेख बनाऊंगा, वैसे बुक के अंदर 6-7 बने हुए हैं, CBH वाली बुक के अंदर। और अपन को दो से ही सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी, ज्यादा वक्र बनाने की जरूरत नहीं है। ये है मेरे पास में आपतन की दिशा और इधर ले लेता हूं मैं V बराबर 54 वोल्ट।
क्योंकि इसी पर क्या देगा, इलेक्ट्रोमीटर सबसे ज्यादा विक्षेप देगा। अब इस वक्र के अंदर क्या होता है, सुनो देखो, एक बिंदुवत रेखा ये रखी, और एक बिंदुवत रेखा मैं इधर बना रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। ये होता है मेरे पास में एंगल फाई, और इधर भी ये वाला एंगल कितना है, फाई है, पर ये एंगल कितना है, 50 डिग्री है। ये एंगल 50 डिग्री है। चलो आओ, अब वक्र तो कुछ ऐसा बनता है ध्रुवीय आरेख से, पर काम की बात क्या है इस वक्र के अंदर, देखो इन दोनों वक्र के अंदर काम की बात क्या है कि ये जो बिंदुवत रेखा की लंबाई है ये किस बात को रिप्रेजेंट करती है, तीव्रता को रिप्रेजेंट करती है। अब ये लंबाई जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, तीव्रता होगी, और जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतने ही आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि बिंदुवत रेखा की लंबाई अगर तीव्रता को व्यक्त करती है, और तीव्रता जितनी ज्यादा है वो डिपेंड किस पे करेगी, इसकी लंबाई पर। अगर लंबाई ज्यादा है तो तीव्रता ज्यादा होगी, और अगर तीव्रता ज्यादा है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी, और अगर आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रोमीटर ज्यादा विक्षेप देगा हमें। तो V बराबर 54 वोल्ट और फाई बराबर 45 डिग्री पर देखो ये डॉट डॉट लाइन की जो लेंथ है वो क्या मिलेगी, आपको ज्यादा मिलेगी। बुक के अंदर 6-7 वक्र बना रखे हैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, पर सबके अंदर आपको एक ही बात देखने को मिलेगी कि V बराबर 54 वोल्ट और फाई बराबर 50 डिग्री पर ये जो बिंदुवत रेखा की लंबाई है वो सबसे ज्यादा होगी। ये किस बात को रिप्रेजेंट करती है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा और इलेक्ट्रोमीटर के अंदर विक्षेप ज्यादा। चलो आओ सुनो, अब क्या करते हैं अपन, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं कि आखिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर हम किस तरीके से ये बात समझा सकते हैं कि द्रव्य कणों की प्रकृति तरंग प्रकृति होती है। तो इसके लिए अपन एक निकल का क्रिस्टल लेंगे। सुनो, समझने की बातें हैं छोटी मोटी, तो ध्यान देना। देखो, अच्छा सुनो, ये क्या है यहाँ पर, ये है यहाँ पर क्रिस्टलीय तल। ये यहाँ पे क्या है, क्रिस्टलीय तल है। कभी इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर चर्चा होगी सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर। क्रिस्टलीय तल है, और क्रिस्टलीय तलों के जो बीच की दूरी होती है उसको बोलते हैं अपन स्मॉल डी। निकल क्रिस्टल के लिए इसका मान होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम, डायरेक्ट याद रखना है। और यहाँ दो परमाणु के बीच की डिस्टेंस है कैपिटल डी, ठीक है। अब आओ सुनो, यहाँ पे ये है आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज, और ये है यहां से विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज, ठीक है। तो ये आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज है, ये है विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज। दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कोण फाई, ठीक है। अब सुनो, जितना ये एंगल होता है उतना ही एंगल ये होता है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना है, थीटा है। तो आओ चेक करो, छोटी मोटी कैलकुलेशन है, ज्यादा है भी नहीं इसके अंदर। देखो, तो यहां थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, क्योंकि फाइव बराबर 50, 50 था ना, जिस पर ज्यादा विक्षेप देता है। तो 2 थीटा प्लस 50 बराबर 180, तो 2 थीटा बराबर 130, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 65 डिग्री। ओके, अब ब्रेक समीकरण का उपयोग करेंगे, ये भी डिराइव करेंगे अपन किसके अंदर, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर। 2d साइन थीटा इक्वल टू होता है एन लैम्डा, ठीक है, जहां एन बराबर 1 प्रथम कोटि के उच्चिष्ट के लिए एन बराबर 1 लिया जाता है। डी का मान लिया जाता है 0.91 एंगस्ट्रॉम,
डायरेक्ट याद रखना है। और थीटा कितना रखना है, 65 डिग्री। ये सारी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2 गुणा 0.91 एंगस्ट्रॉम गुणा साइन 65 बराबर लैम्डा। इसको सोल्व करेंगे तो ये 1.65 एंगस्ट्रॉम आएगा। सोल्व नहीं करना, सब सोल्व कर रखा है, डायरेक्ट याद रखना है 1.65 एंगस्ट्रॉम आएगा। अब सुनो, द ब्रोगली तरंग दैर्घ्य सूत्र से, द ब्रोगली तरंग दैर्घ्य सूत्र से इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, लैम्डा बराबर 12.27 बटा रूट वी एंगस्ट्रॉम। अच्छा, आप मान रखो इसके अंदर कितना, वी का मान 54, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 1.67 एंगस्ट्रॉम। ये कितना आएगा, 1.67 एंगस्ट्रॉम आएगा। और काम की बात सुन, यहाँ जो वेवलेंथ आपको मिली है वो वेवलेंथ किसके बराबर आती है, प्रयोग से प्राप्त वेवलेंथ के बराबर आती है। तो देखो ये है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, और डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि जब भी कोई कण गतिमान अवस्था में होता है तो उससे संबंधित क्या होती है, एक तरंग होती है। यानी डी ब्रोगली जो परिकल्पना है वो भी क्या करती है, द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति की व्याख्या करती है। तो ये दोनों वेवलेंथ सेम होगी तो हम कह सकते हैं कि द्रव्य कणों की प्रकृति कैसी होती है, तरंग प्रकृति होती है। यानी इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है, तरंगीय प्रकृति भी रखता है। इलेक्ट्रॉन भी तरंग नेचर रखता है, वेव नेचर रखता है। इसी की पुष्टि करनी थी हमें किसके द्वारा, यहाँ पे डेविसन जर्मर प्रयोग के द्वारा। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे इन पे चर्चा करेंगे, फिर ये ग्राफ बनाएंगे, फिर ये कैलकुलेशन करेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब सब कुछ लिखने जैसा ही होगा। तो अब आप लोग, सबसे पहले मैं लिखवाता हूँ इसके अंदर, सुनना भाई, इसके अंदर लिखवाऊंगा मैं, लिखो इसके अंदर, हाँ बिल्कुल धीरे लिखो, द्रव्य कणों की, द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति की व्याख्या, द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति की व्याख्या करने के लिए, करने के लिए डेविसन जर्मर प्रयोग किया जाता है। डेविसन जर्मर प्रयोग किया
जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। इस प्रयोग के तीन मुख्य भाग हैं। इस प्रयोग के तीन मुख्य भाग हैं। इस प्रयोग के तीन मुख्य भाग हैं। पहला लिखना इलेक्ट्रॉन गन, फर्स्ट लिखना इलेक्ट्रॉन गन, सेकंड लिखना निकल क्रिस्टल, और थर्ड लिखना आयनन कक्ष, और थर्ड लिखना आयनन कक्ष। चलो सबसे पहले ये डायग्राम बना लो, सामने बना हुआ है। इस डायग्राम को बनाने के बाद में एक एक पे चर्चा करते हैं।
चलो पहला पॉइंट लगाओ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन। फर्स्ट पॉइंट लगाना इलेक्ट्रॉन गन। लिखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन की सहायता से, इलेक्ट्रॉन गन की सहायता से इच्छित ऊर्जा के, इच्छित ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं। इच्छित ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन गन में टंगस्टन का, इलेक्ट्रॉन गन में टंगस्टन का एक फिलामेंट लगा होता है। टंगस्टन का एक फिलामेंट लगा होता है जो गर्म होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, जो गर्म होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। तथा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर, तथा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर निकल क्रिस्टल, तथा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर निकल क्रिस्टल और गति करते हैं। निकल क्रिस्टल की और गति करते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो निकल क्रिस्टल। सेकंड पॉइंट लगाना निकल क्रिस्टल। लिखना इसके अंदर इस प्रयोग में, इस प्रयोग में निकल क्रिस्टल लक्ष्य की भांति व्यवहार करता है। इस प्रयोग में निकल क्रिस्टल लक्ष्य की भांति व्यवहार करता है। निकल क्रिस्टल लक्ष्य की भांति व्यवहार करता है तथा यह अपने ऊपर आपतित, तथा यह अपने ऊपर आपतित इलेक्ट्रॉन को विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित कर देता है। इलेक्ट्रॉन को विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित कर देता है। इलेक्ट्रॉन को विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित कर देता है। तीसरा लगाओ आयनन कक्ष। तीसरा लगाइएगा आयनन कक्ष। लिखना इसमें SO2 भरी होती है। इसमें SO2 व CO2 भरी होती है। जब निकल क्रिस्टल से, जब निकल क्रिस्टल से विक्षेपित इलेक्ट्रॉन पुंज, जब निकल क्रिस्टल से विक्षेपित इलेक्ट्रॉन पुंज आयनन कक्ष में पहुंचता है, आयनन पहुंचता है
तो वहां उपस्थित गैस को आयनित कर देता है। तो वहां उपस्थित गैस को आयनित कर देता है। आयनन कक्ष आयनन कक्ष एक डी आकार की स्केल पर घूम सकता है। आयनन कक्ष एक डी आकार की स्केल पर घूम सकता है। इसका संबंध इसका संबंध इलेक्ट्रोमीटर से किया जाता है। इसका संबंध इलेक्ट्रोमीटर से किया, जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन मापी लगाओ क्रिया विधि। नेक्स्ट लगाना क्रिया विधि। लिखो क्रिया विधि के अंदर सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन पुंज से सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन पुंज बाहर आता है। प्रथम से सॉरी इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन पुंज बाहर आता है। कहां से छूट गया, एक बार वापस रिप्लाई करना। वापस बोलनी है, लास्ट लाइन है। हाँ जी। जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन मापी जाती है, ये लिख लिया था। इसका संबंध इलेक्ट्रोमीटर से किया जाता है। से इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता मापी जाती है। जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता मापी जाती है। हाँ जी। जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता मापी जाती है। लिखवा तो दिया पहले का ही, तो लिखवा रहा हूं। इसके आगे अब लगाओ क्रिया विधि। प्रथम सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन पुंज बाहर आता है। सर्वप्रथम गन से इलेक्ट्रॉन पुंज बाहर आता है। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन पुंज बाहर आता है तथा यह निकल क्रिस्टल पर आपतित होता है। तथा यह निकल क्रिस्टल पर आपतित होता है। और इलेक्ट्रॉन पुंज विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है।
और इलेक्ट्रॉन पुंज विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन पुंज विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है। विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है। यह प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज यह प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज यह प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज आयनन कक्ष में जाता है। यह प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज आयनन कक्ष में जाता है तथा वहां उपस्थित गैस को आयनित कर देता है। तथा वहां उपस्थित गैस को आयनित कर देता है। वहां उपस्थित गैस को आयनित कर देता है। यह आयनन कक्ष यह आयनन कक्ष एक डी आकार की स्केल पर गति करता है। यह आयनन कक्ष एक डी आकार की स्केल पर गति करता है। और ऐसे कोण फाई का मापन किया जाता है और ऐसे कोण फाई का मापन किया जाता है जिस पर इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता अधिक होती है। जिस पर इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता अधिक होती है। जिस पर इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता अधिक होती है। यहां इलेक्ट्रॉन पुंज यहां इलेक्ट्रॉन पुंज जितना अधिक विक्षेप देगा यहां इलेक्ट्रॉन पुंज जितना अधिक विक्षेप देगा आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही अधिक होगी। आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही अधिक होगी। आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही अधिक होगी। लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि 54 वोल्ट व 50 डिग्री पर 54 वोल्ट व 50 डिग्री पर 54 वोल्ट व 50 डिग्री पर इलेक्ट्रोमीटर सबसे अधिक विक्षेप देता है। 54 वोल्ट व 50 डिग्री पर इलेक्ट्रोमीटर सबसे अधिक विक्षेप देता है। ये दोनों बना लो। ये दोनों वक्र बना लो।
लिखो यहां ध्रुवीय आरेख में, यहां ध्रुवीय आरेख में, यहां ध्रुवीय आरेख में बिंदुवत रेखा की लंबाई, यहां ध्रुवीय आरेख में बिंदुवत रेखा की लंबाई, यहां ध्रुवीय आरेख में बिंदुवत रेखा की लंबाई तीव्रता को व्यक्त करती है, तीव्रता को व्यक्त करती है, तीव्रता को व्यक्त करती है। आगे लगाओ गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण। और एक लाइन लिखना है इसके अंदर, माना, माना, माना निकल क्रिस्टल में, माना निकल क्रिस्टल में जालक तलों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है, माना निकल क्रिस्टल में जालक तलों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है, माना निकल क्रिस्टल में जालक तलों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है तथा विवर्तन कोण फाई है, तथा विवर्तन कोण फाई है। ये सारा का सारा उतार लो, बोर्ड पर खींचो डायग्राम, पूरी कैलकुलेशन। और इसके नीचे फिर ये लाइन लिख लेना जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर।
चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसका ही करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है।